हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम लोग आदिवासियों के उद्भव, विकास और वितरण को प्रभावित करने वाले मानवीय कारक देखेंगे। मानवीय कारक जो है उसे 4 भाग में बांटा गया है। सबसे पहले है आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक। हम लोग इसे एक एक करके देख लेंगे। पिछले वीडियो में हम लोग प्राकृतिक कारक देख लिए हैं। यदि आप नहीं देखे हैं तो आप उसे देख सकते हैं। हाँ, यहाँ हम लोग को मानवीय कारक देखने के लिए मिलेगा। उसमें है पहला आर्थिक कारक। आर्थिक कारक में से सबसे महत्वपूर्ण जो है वो है जीविका का साधन। यानी कि किसी भी क्षेत्र में वहाँ पर हमें किस प्रकार की जीविका मिलेगी उसके अनुसार लोग बसना पसंद करते हैं, उसी के अनुसार ही अधिवास भी पाए जाते हैं। जैसे चाहे वो जब आखेट का समय हुआ करता था, जब लोग जंगलों से शिकार करते थे, उस समय में लोगों की जो बस्तियां होती थी वो अस्थायी होती थी, यानी कि वो टेम्पररी होते थे। लेकिन जब कृषि का समय आया, जब लोग कृषि के रूप में अपने काम को करने लगे, तब लोगों ने स्थायी घरों में बसना शुरू किया। और क्योंकि जब कृषि का काम किया जाता है तो वहाँ पर सिंचाई के लिए, बुआई के लिए, कटाई के लिए, इन चीज़ों के लिए लोगों को मिलजुल कर काम करने की आवश्यकता होती है। इसलिए ये देखा गया है कि जो उत्तर भारत है हमारा, जहाँ जिसे हम लोग उत्तर भारत का मैदान भी कहते हैं, उस क्षेत्र को देखें तो वहाँ पर जो उपजाऊ मैदान होते हैं, जो मुख्य रूप से वहाँ के लोग कृषि में लगे हैं, वहाँ के लोगों के बारे में हमें देखने के लिए मिलेगा कि वे लोग जो हैं वे सघन रूप में वहाँ पर अधिवासों में बसे हुए हैं, क्योंकि वे मिल करके कृषि काम को करते हैं। इसी प्रकार से हम लोग देखेंगे कि जो खनिज संसाधन होते हैं या जो खनिज क्षेत्र होते हैं, वहाँ पर भी हमें कई सारे नगर जो हैं देखने के लिए मिलता है। आजकल क्या देखा गया है कि असुविधाएं होते हुए भी जो नए नए खनन नगर है उनका उदय हमें देखने के लिए मिलता है। जहाँ कहीं भी खनिज मिलता है वहाँ पर लोग जाकर बसते हैं और उस खनन के द्वारा उस काम को करके, उस खनन को उपयोग करके, उसे आर्थिक क्रिया के रूप में करके उस जगह पर अपने बस्तियों को बसाते हैं। जैसे हमें कुछ खनन नगर देखने के लिए मिलते हैं, झरिया, बोकारो। ये इन नगरों का विकास कैसे हुआ? यहाँ पर पहले कोई जनसंख्या नहीं पाई जाती थी या अधिवास नहीं पाए जाते थे, लेकिन जब यहाँ पर कोयला मिलने लगा तो लोगों का अधिवास भी यहाँ पर हमें देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि हमें ये भी देखने के लिए मिलता है कि जहाँ कहीं भी नए कारखाने खुलते हैं या फैक्ट्रीज खुलते हैं, वहाँ पर बस्तियों का विकास होता है। जैसे हम लोग झिकपानी का उदाहरण लें तो वहाँ पर सीमेंट की फैक्ट्री है, इसलिए वहाँ पर हमें जो पूरा कॉलोनी है वो बना हुआ दिखता है। तो इस प्रकार से जो फैक्ट्री है या फिर हम कह सकते हैं जो आर्थिक कारक हैं, वे किसी भी क्षेत्र में अधिवास को प्रभावित करते हैं। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट देखते हैं सामाजिक कारक। सामाजिक कारक में हम लोग जाति, परंपरा, सहयोग, इन चीज़ों को रखते हैं। यानी कि किसी भी जगह की जो प्रथा होती है, परंपरा होती है, रीति रिवाज होते हैं, मान्यताएं होते हैं, वे भी अधिवासियों के बसने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जैसे यदि हम लोग उत्तरी भारत, जो हम जिसे हम लोग भारत का उपजाऊ मैदान या उत्तरी भारत का मैदान भी कहते हैं, उस जगह में देखें तो हमें किसी भी गांव में यदि हम लोग देखें, सपोज़ ये एक बस्ती है, ठीक है, गांव केवल नहीं पूरी बस्ती की हम लोग बात कर रहे हैं, तो वहाँ पर क्या होगा, कुछ क्षेत्र जो हमें है वो कृषक परिवार देखने के लिए मिलेंगे। फिर क्या देखने के लिए मिलेगा, कुछ नहीं, कुछ एक परिवार या 2 परिवार होगा जो लोहार वाले परिवार से आएंगे, जो कृषि से संबंधित औजार को बनाते हैं, क्योंकि कृषि के लिए उसकी ज़रूरत होगी। फिर वहाँ पर बढ़ाई का भी एक परिवार रहेगा, वहाँ जुलाहा का भी एक परिवार रहेगा जो कपड़ा बुनने का काम करता है, धोबी को भी कुछ परिवार रहेंगे जो कपड़े धोने का काम करेंगे, कुम्हार के भी कुछ परिवार होंगे। इस प्रकार से क्या होता है, परस्पर मिलजुल करके रहने से लोगों के बीच में सहकारिता बढ़ती है और इस प्रकार से बस्तियाँ जो है उसका वे सामाजिक रूप से प्रभावित होती है। यदि हम लोग प्राचीन नगरों की बात करें, प्राचीन काल में क्या होता था, जो जो जितने भी बस्तियां होती थी उसके जो दक्षिणी ओर होते थे, दक्षिणी ओर क्या होते थे, वहाँ पर जो अछूत जाति होते थे, जैसे हरिजन हो गए, दलित हो गए, उन लोगों को
उन लोगों का की जो बस्तियां होती थी वे दक्षिणी ओर में बनाने के लिए उन्हें परमिशन रहता था, यानी कि वे दक्षिणी क्षेत्रों में किसी भी बस्तियों के दक्षिणी ओर में बसते थे। तो इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार से जो मान्यताएं हैं, प्रथाएं हैं, वे भी अधिवास को प्रभावित करती है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे सांस्कृतिक कारक। सांस्कृतिक कारक जो है उसमें हम लोग धर्म, शिक्षा, तकनीकियों का प्रभाव, इन सभी चीज़ों को शामिल करते हैं। यदि हम लोग देखें किसी भी बस्ती में, ठीक है, किसी भी अधिवास में हम लोग देखें तो वहाँ पर हमें मंदिर या मस्जिद या गुरुद्वारा देखने के लिए मिलता है। इस प्रकार से हम लोग को क्या पता चलता है कि कैसे जो है ये धार्मिक मान्यताएं हैं वे किसी भी बस्ती को प्रभावित करती है। यदि हम लोग जहाँ पर क्रिश्चियनिटी ज़्यादा होगा वहाँ पर हमें चर्च देखने के लिए मिलेगा, जहाँ पर सिख लोग रहेंगे वहाँ हमें गुरुद्वारा देखने मिलेगा, जहाँ पर मुस्लिम रहेंगे वहाँ हमें मस्जिद देखने के लिए मिलेगा। इस प्रकार की चीज़ें जो हैं सांस्कृतिक रूप से अधिवास को प्रभावित करती है। और इसके अलावा वास्तुकला, जिसे हम लोग आर्किटेक्चर कहते हैं, वो भी इन चीज़ों को प्रभावित करता है कि घर का दिशा किस ओर होना चाहिए और किस ओर हमें गेट लगाना चाहिए, और उसी के अनुसार लोग अपने घरों का निर्माण करते हैं, या फिर उनकी जो घरों की आकृति होती है वो किस रूप में बनेगी, उसमें भी लोग जो सांस्कृतिक उनकी जो विश्वास है उसके अनुसार अपने घरों को बनाते हैं। तो इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि सांस्कृतिक कारक जो है वे मानव अधिवास के वितरण को और उसके विकास को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे राजनीतिक कारक। यदि हम लोग राजनीतिक कारक की बात करें तो जो जैसी शासन व्यवस्था होगी, जैसी वहाँ की राजनीति होगी, उसी के अनुसार हमें बस्ती देखने के लिए मिलते हैं। यदि हम लोग ऐसे जगह को देखें जहाँ पर अच्छी शासन व्यवस्था होगी, वहाँ पर क्या होगे, घर जो है वो हमें बिखरे रूप में मिलेंगे, क्योंकि लोगों को किसी प्रकार का डर नहीं है, वहाँ पर चोर लुटेरों का भी डर नहीं है, सरकारी व्यवस्था भी अच्छी है, तो वे लोग दूर में रहेंगे एक दूसरे से, तब भी उन्हें कोई समस्या नहीं है। लेकिन ऐसी बस्तियाँ होंगी जहाँ पर सुरक्षा की समस्या रहेगी या प्रशासनिक व्यवस्था जो है असुरक्षित रहेगी, या फिर हम कह सकते हैं कभी कभी क्या होता है कि सरकार जो है गिरती है या फिर अराजकता का माहौल फैलता है और लोगों में अशांति आती है, तब क्या होता है वैसे जगह में लोग सघन रूप में बसना पसंद करते हैं। इसके अलावा हम लोग देखें तो जो सरकारी नीतियां हैं उसका सीधा प्रभाव अधिवास के विकास पर पड़ता है। जैसे दिल्ली हो गया, भोपाल हो गया, जयपुर हो गया, भुवनेश्वर हो गया, ये सभी क्या है, ये सभी कैपिटल सिटी हैं। तो इनका विकास मुख्य रूप से कब हुआ, जब वे राजधानी बनाए गए, उसके बाद इन शहरों का विकास तेजी से हुआ है, या इन शहरों में अधिवासियों का विकास तेजी से हुआ है। उसी जगह पर हम लोग देखें सरकार ही निर्णय करती है कि कौन सी सिटी प्लानिंग होगी या अनप्लान्ड तो नहीं, कौन सी सिटी को हम लोग प्लानिंग सिटी बनाएंगे। जैसे हम लोग जयपुर की बात करें या चंडीगढ़ की बात करें, बोकारो की बात करें, भुवनेश्वर की बात करें, तो ये प्लानिंग सिटी में आते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि कौन कौन सा प्लानिंग सिटी होता है। और तो इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार से सरकारी नीतियां जो हैं किसी भी शहर के अधिवास को प्रभावित कर सकती है, वहाँ पर शहर किस रूप में बसेगा। तो ये सभी चीज़ें राजनीतिक कारक में आती है। आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आप लाइक करिएगा और सब्सक्राइब भी करिएगा ताकि आपको सारा वीडियोस मिले। थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग दिस क्लास।